तो फिर दुनिया की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था में से एक हमारी अर्थव्यवस्था है, तो महंगाई जो 410 का सिलेंडर था वो 1130 का कैसे हो गया? जब सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था है तो जो 71 रुपए का पेट्रोल था वो 100 का क्यों हो गया? जब 55 रुपए का डीजल था वो 90 रुपए का क्यों हो गया? और जो 90 रुपए लीटर किचन ऑयल था एवरेज, 70 भी था, 50 भी था, वो अब 200 के पार क्यों हो गया? अच्छी है तो आटा 40 से 45 रुपए किलो और गेहूं 21 रुपए किलो। क्यों? किसान इस देश का, जिस पर देश के प्रधानमंत्री छाती ठोक ठोक के ये कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त अनाज देते हैं, उस अनाज कमाने वाले की इतनी जिल्लत और बेइज्जती ये सरकार क्यों करती है? समझ से परे है। मैंने कहा कि बेरोजगारी, 2 करोड़ रोजगार, जो सेंसेक्स है 48% नए बच्चे देश के बेरोजगार हैं। भारत सरकार की रिपोर्टों के आधार पर यह बातें हो रही है। तो देश की सरकार, यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है बेरोजगारी का, यह किसी दल पे आरोप या सरकार पे आरोप का नहीं है, देश के भविष्य का मुद्दा है। वो पिता, वो माता जिसका बेटा बेरोजगार है, नशा करके घर में आता है और पीड़ित है, दुखी है, वो नरेंद्र मोदी जी के उस वादे से उनको वोट दिया था कि मेरे बेटे को 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, उसका क्या हुआ? 9 साल में नहीं बताओगे तो कब बताओगे? जैसा मैंने कहा कि कृषि मजदूरी और कृषि विकास की जो दर है वो निम्न स्तर पे 3.4% चल रही है, जो अपने आप में ये बताता है कि किसानों के हालात क्या है। नोटबंदी की जो मार हुई, पहले नोटबंदी की, आज तक देश को पता नहीं चला कि 1000 का नोट बंद किया आनंद फानन एकदम से 8 बजे और भाषण दिया कि रात को 8 बजे शादी होनी थी, पैसा नहीं था। वो भाषण याद है आप लोगों को? नरेंद्र मोदी जी का अहंकार भरा वो भाषण देश ने देखा था। 1000 का नोट टेररिज्म के खिलाफ, काले धन के खिलाफ, अन्य कारण बता के बंद किया। 2000 रुपए का नोट छाप दिया और सर्कुलेशन में उससे 1.5, जितना 1000 का नोट 30 लाख करोड़ रुपया था उससे ज्यादा लेके आ गए। अब वो भी बंद कर दिया। क्यों कर रहे हैं? पता नहीं। पहले काला धन कितना मिला था? पता नहीं। अब कितना मिलेगा? कोई व्यवस्था है क्या कि देश को हम बताएं कि अब 2000 का नोट इसलिए बंद कर रहे हैं कि काला धन जो और बचा है ये इतना निकल के आएगा? देश को कभी नहीं बताते कि हम क्यों कर रहे हैं ये कदम, क्यों ले रहे हैं ये कदम। तो 9 सवाल है हमारे कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने देश को गुमराह किया, अपने लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे भाषणों में गुमराह किया, पर देश के सामने केसलेस अर्थव्यवस्था बनाने की जो भावना थी उसका क्या हुआ? नरेंद्र मोदी जी देश को बताएं। जैसा मैंने कहा कि आर्थिक नीतियां ऐसी है कि छोटा मिडिल क्लास उद्योगपति या एमएसएमई के परिवार के लोग धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं और उद्योगपति बड़े बड़े बढ़ते जा रहे हैं। मैंने जैसा कहा, असमानता आर्थिक, 25% लोगों के पास 75% संपत्ति आ गई और 75% लोगों के पास देश की छोटी संपत्ति बची। क्यों? ये असमानता इस देश को किस ओर लेके जा रही है? मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जीएसटी का जिस ढंग से दुरुपयोग करके उद्योग धंधों और व्यापार को मारा गया, ये अर्थव्यवस्था पे आघात नहीं है, ये राजद्रोह है। ये अर्थव्यवस्था ऐसे ही नहीं बनी थी। 70 साल की दिन रात की सारी सरकारों ने मेहनत की थी। उसमें यूपीए की सरकार के पहले सारे दलों की सरकार थी। खून पसीना एक किया गया, तब जाके ये व्यवस्था बनी और उसको एक निर्णय में डैमेज कर दिया। ये अपराध है। मैं मानता हूं कि कुपोषण की बात हो, असमानता की बात हो, गरीबी की बात हो, सार्वजनिक क्षेत्र की उपेक्षा की बात हो, रिक्त सरकारी पदों को सार्वजनिक तरीके से न भरने की बात हो, देश नहीं बिकने दूंगा। जैसे ही पता चला 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, 2 सवाल देश के सामने थे। पता चला
तो देश बेचने लग गए और पता चला देश नहीं बिकने दूंगा। और 70 साल में क्या किया, दोनों पे अब सवाल जवाब नहीं करती है सरकार। वो रविशंकर प्रसाद जी कल थे, उन्होंने इस पे नहीं जवाब। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, जो बेच दिया, सर्दित हो गया कि ये किया। मैं फिर से एक अनुरोध करना चाहता हूं, प्राइवेट सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग व्यवस्था सब जिस दौर में चल रही है, आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश, पंजाब एक कृषि प्रधान प्रदेश, देश भारतवर्ष जिसके 70-75% लोग कृषि पे निर्भर है, वो चाहे खेतीहर मजदूर हो या किसान हो या ठेके पे लेने वाले परिवार के साथी हो, एग्रीकल्चर को। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, दुगनी आय की बात हुई थी, कहां पहुंची है दुगनी आय 9 साल में। 9 साल पहले गेहूं के दाम 1670 रुपये 2014-15 में खरीदी होती थी, उस हिसाब से भी 14 दूना 28, 3,000 रुपया होना था। 5 साल पहले उन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी ने कि मैं किसानों की आय दुगनी करूंगा। तो 5 साल पहले धान की कीमत क्या थी, 5 साल पहले आलू की कीमत क्या थी, गेहूं की कीमत क्या थी, ज्वार की कीमत क्या थी, दलहन की कीमत क्या थी, और आज क्या है। 200-300 रुपए की बढ़ोतरी है, तो डबल आय इनकम का क्या हुआ। जैसा मैंने कहा कि छाती ठोक ठोक के आप रोज कहते हो कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देते हैं, तो वो किसान जो ये पैदा करते हैं, जो भगवान जैसे हैं, जो ईश्वर जीवन देता है और किसान उस जीवन को चलाता है और अन्न उगाता है, उसके खिलाफ आप काले कानून लेके आ गए। लगातार 1 साल आंदोलन के बाद 700 परिवार के लोगों की हत्या होने के बाद, यह हत्या है, 700 लोगों की हत्या की थी किसानों की। अब इन 700 लोगों की हत्या करने के बाद आपने उनको एक वचन दिया कि हम एक व्यवस्था बनाएंगे जिसमें एमएसपी का प्रोग्राम बनेगा। 1 साल में क्या किया उसका, क्यों नहीं किया, क्या कारण है कि जो परिवार के लोगों ने आपसे, सरकार से, प्रधानमंत्री का पद एक गौरव का पद होता है, जिसकी जवान की एक कीमत होती है। जिन्होंने ये कहा सरकार ने कि ये किसान भाइयों टीवी पे बोल के कि आप बोल रही हो मानेगी, कोई फार्मूला बना, उस पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़े, तो ये धोखा नहीं है तो क्या है। तो मेरे देश का प्रधानमंत्री धोखेबाज कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री ने किसानों से जो बातें की उस पर एक शब्द भी नहीं बोले। साथियों, बातें बहुत हैं, पर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि सरकार की नियति नहीं है कि किसानों की मदद करे। अगर नियत होती तो बजट देश की सरकार में किसानों का नहीं घटता। अगर नियत सही होती तो किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया, 8 घंटे खेत में ट्रैक्टर, 5-6 हजार रुपए का उसमें डीजल लगता है, इनका सम्मान 8 घंटे में समाप्त हो जाता है। तो ऐसा सम्मान, मतलब देश को किस तरीके से गुमराह करना कि किसान सम्मान निधि, वो किसानों का सम्मान 8 घंटे में पेट्रोल डीजल के नाम पे क्वेश्चन हो जाता है। यह सम्मान निधि है। किसानों की आत्महत्या सर्वविदित है। अगर आपने किसानों के हित में कोई निर्णय लिए होते, कृषि के हित में कोई निर्णय लिए होते, तो 80% किसान कर्जदार कैसे होता। और यही कारण है कि किसानों की आत्महत्या का सेंसेक्स कहते हैं, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि आत्महत्या 1 घंटे में, रोज 1 घंटे में एक किसान, एक खेतीहर। ये भारत सरकार की रिपोर्ट है, हमारी नहीं है। और ये मनमोहन सिंह जी के थे तब भी यही आंकड़े थे क्या? कंपेरेटिव देखो, जब क्या हालात थी और आज क्या हालात है। तो कुल मिला के किसानों से बदला लेने वाली ये सरकार है नरेंद्र मोदी की, सहयोग करने वाली नहीं है। बातें बहुत है। मैंने जैसा कहा कि भ्रष्टाचार बहुत हुआ, भ्रष्टाचार अब मोदी सरकार, 2G, 4G, कोयला, और 2014 में स्कीमों को धाड़ धाड़ के कहते थे नरेंद्र मोदी। तीसरा सवाल है, दहाड़ दहाड़ के कहते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई है, मेरे आगे भी कोई नहीं और मेरे पीछे भी कोई नहीं है, सब कुछ समर्पित कर दूंगा। उन भाषणों को देश ने आत्मसात किया।
अपनाया, भरोसा किया, इतना बड़ा बहुमत दिया। हुआ क्या? जो आम जनता का भारतीय जीवन बीमा निगम का जो पैसा था वो प्राइवेट दोस्तों को दे दिया, अडानी जी को दे दिया, और अडानी जी के शेयर बढ़े और घटे। उस स्कैम को आज तक एक शब्द भी मेरे नरेंद्र मोदी नहीं बोले, हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक शब्द नहीं निकला। तो ये अहंकार नहीं है तो क्या है? ये एक प्रधानमंत्री से देश के वो लोग जिसने बार बार पूरा विपक्ष, पूरी मीडिया ये कहता है कि अडानी का स्कैम देश के लिए नुकसानदायी हो गया, गरीबों के जो पैसे लगे थे उसका नुकसान हो गया। देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। क्यों? साथियों, मैंने जैसा कहा, बैंकिंग, कितनी बैंकें डूबी इस दौरान, कितनी बैंकों के हाथ खड़े हुए इस दौरान, भ्रष्टाचार के कारण कितनी महंगाई बढ़ी, इस भ्रष्टाचार के कारण जानबूझकर ऋण न चुकाने वाले चोरों को देश से बाहर भगाया गया, नहीं भगाया गया? स्विस बैंक से पैसा आएगा, काला धन लाएंगे, 15-15 लाख देंगे, उस भावना को जो आम जनता जीना चाहती थी, आपने चोरों को विदेश भेज दिया, आपकी सरकार के रहते हुए चले गए, और एक शब्द भी नहीं है, और देश को फिर गुमराह करते हो। पीएम केयर फंड, पीएम देश का होता है, प्रधानमंत्री देश के हैं, देश की जनता के हैं, देश की जनता द्वारा चुने गए हैं। तो जो पैसा आप लेते हो वो सरकारी व्यवस्था से अलग कैसे हो सकता है? तो पीएम केयर फंड का जो घपला और घोटाला है, इसकी जांच तो जब कांग्रेस आएगी करेगी ही, सरकार बदलेगी तब होगी ही। पर देश के प्रधानमंत्री ने देश को किस तरीके से गुमराह किया, मैं, आप सब मुझसे बेहतर समझते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी की लड़ाई है, पर दो आंखों से, दो हाथों से। विपक्ष के लोगों को ईडी जाएगी, सीबीआई जाएगा, सरकारी एजेंसियां जाएगी, और सत्ता के लोगों की तरफ देखेंगे भी नहीं। क्या लॉजिक है इसका? देश के प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी में जिन लोगों को ईडी के नोटिस दिए और वो वापस बीजेपी में चले गए, ये वॉशिंग मशीन में धुल गए, उनकी तरफ देखा तक नहीं। और जहां चुनाव होते हैं ईडी भी आती है, सीबीआई भी आती है, विपक्ष के लोगों को के पे छापे भी डलते हैं, और सत्ता पक्ष अनाप शनाप पैसे खर्च करता है। इतने विधायक खरीदे बेचे गए, 500 से ज्यादा सांसद और विधायक, दल बदल हुआ, बिना पैसे से हुआ। ये 50-50 खोका का शब्द कैसे इजाद हुआ? 50 खोका, ये शब्द कैसे इजाद हुआ? कितना दुख होता है कि ये लोकतंत्र का चौथा ईमानदारी से अपना काम करती है, अपने परिवार की और अपनी जान माल के नुकसान की परवाह किए बगैर अपने आप को झोंकती है। उसको शब्द मिला मोदी मीडिया, गोदी मीडिया। ये आपने क्या किया इस देश का? जिस मीडिया से आम जन को एक दिशा और दशा मिलती थी, उसको भी आपने इस तरीके से आरोपित बना दिया। तो ये देश के लोकतंत्र के साथ, चौथे स्तंभ के साथ धोखा नहीं है तो क्या है? मैं मानता हूं कि बहुत सी बातें ऐसी है, चुनावी बांड का पैसा बीजेपी को इस 8 साल में, 9 साल में अद्भुत मिल गया, दूसरे लोगों को नहीं मिलेगा, बीजेपी को क्यों मिलेगा? और फिर मिला, और फिर भी ये पाक साहब लबरेज 10-10, 20-20 करोड़ के बन गए, और ये ईमानदार लोग, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं मानता हूं राष्ट्रीय सुरक्षा, चौथा हमारा, चीन को लाल आंख कर करके बात करनी पड़ेगी। देश ने कहा कि एक प्रधानमंत्री दबंग आया है, फिर देश के सामने ही कहा कि न हमारी जमीन पे कोई आया है न गया है, 1 इंच भी जमीन पे नहीं है कब्जा। गृह मंत्री अलग बात करते हैं, विदेश मंत्री अलग बात करते हैं, रक्षा मंत्री अलग बात करते हैं, मीडिया उसको और अलग तरीके से कहती है। तो मेरा देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा में भी देश के सामने झूठ बोलता है, तो ये चिंता का विषय नहीं है तो क्या है? और ये सवाल बनता नहीं है तो क्या है? और देश का प्रधानमंत्री इस, मैं मानता हूं मुझसे बेहतर आप सब समझते हैं इस बात को, क्लीन चिट दे दी चाइना को, ये बोल के देश के प्रधानमंत्री ने कि हमारी जमीन पे कोई नहीं घुसा है। आज तक बीजेपी ने कोई चुप्पी नहीं, इस पे कोई बात नहीं की। राष्ट्रीय सुरक्षा की रणनीति का कितना अभाव है, कितनी मिसमैनेजमेंट है, कितनी दिशाहीन है।
कि हमारे आसपास के जितने भी देश हैं, वो चाहे नेपाल हो, भूटान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाइना हो, सबसे हमारे संबंध खराब। ऐसा क्यों? और चूंकि छोटे देश है, नेपाल जैसा देश हमें आंखें कई बार बता चुका है, तो ये कैसा आपका मैनेजमेंट है, विदेश नीति है, कैसी आपकी रणनीति है? वो भारत पे आत्मनिर्भर रहना था, वो देश आपको लाल आंख करके आपसे बात करते हैं। क्या कारण है भैया कि पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश, जिसको हमारी सेनाओं ने आधे तक घुस के सिलेंडर करवा दिया और फिर छोड़ा, उसके नाम पे आप लोगों को गुमराह करते हो, डराते हो, देश को डराते हो। एक दिन का है पाकिस्तान, जिस दिन भारत की सेना चाहे उस दिन कब्जा कर सकती है। पर हम, भारत की एक विदेश नीति ऐसी है, मित्रवत, कभी भी उसने गड़बड़ नहीं की आज तक। अपने पड़ोसी देशों का सम्मान किया, उनकी रक्षा की, उनकी सुरक्षा भी की, पर लोगों को गुमराह करते हो और उधर लेते हो। मैं मानता हूं ये अपने आप में पुलवामा की घटना छुपी हुई नहीं है। उस समय के राज्यपाल जी ने यह कहा कि पुलवामा की घटना तंत्र की दुर्साहस से हुई, दुर्व्यवस्था से हुई, सरकार की बदनीयती से हुई। 40 से ज्यादा जवान चले गए और एक शब्द भी मेरे देश की सरकार, प्रधानमंत्री नहीं बोले। यह है राष्ट्रीय सुरक्षा। पेगासस ले आए, नेताओं को उसमें डाल देते हैं, विधायकों को डाल देते हैं, खरीद फरोख्त तो होती है, सरकार गिरती है। अरे लोकतंत्र में ऐसा इससे पहले हुआ कि इतनी सरकारें एक साथ इतने कम समय में गिरी? क्या कारण है कि 2 राज्य और छोड़ दो, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, तो बीजेपी की सरकार ही कितनी जगह बची है? हुए हैं। तो ये तंत्र की ताकत से सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं, राज्यों में अतिक्रमण करना चाहते हैं, सरकार खरीदना चाहते हैं। तो ये नरेंद्र मोदी ने नया भारत की बात की थी, ऐसा था क्या नया भारत? नरेंद्र मोदी जी ने जो बात देश को बताई, अभी जलता हुआ उत्तर पूर्व, 2 राज्य आपस में जल रहे हैं, लड़ रहे हैं, पुलिस लड़ रही है, कई लोग हताहत हो गए, मौत के घाट उतर गए, और मेरे प्रधानमंत्री भाषण देते रहे, प्रचार करते रहे, कर्नाटक में रक्षा मंत्री करते रहे, गृह मंत्री करते रहे, और लोग उधर जलते रहे, मरते रहे। मतलब इनका राजनीतिक हित देश की सुरक्षा से ज्यादा है। इस सरकार की नीयत ऐसी है।